नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जबरदस्त गर्मी दिखाई दी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अमेठी में प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया। अमेठी में ही आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने झांसी में जॉइंट रैलियां की। यानी आज यूपी में चुनावी संग्राम जबरदस्त हुआ। सबने एक दूसरे पर तीर चलाए। एक खास बात यह रही कि आज अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, संजय राउत सबने अपना अपना कैलकुलेशन भी जनता के सामने रख दिया। सबने बताया कि उनके मुताबिक एनडीए को और बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, वो कितनी सीटों पर सिमट जाएंगे। बंगाल में अमित शाह ने भी अपना आकलन जनता के सामने रखा। किसके हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलेंगी यह बताया। आज की बात में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने एक बड़ी बात कही। मोदी ने मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अब उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि उनका वाराणसी आना, काशी से चुनाव लड़ना, देश का प्रधानमंत्री बनना, यह सब संयोग नहीं है, ईश्वर का प्रयोग है। मोदी ने कहा, भगवान ने उन्हें विशेष काम के लिए चुना है। उनका सपना है भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाना। मोदी ने कहा वो इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से यह संकल्प जरूर पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्चा भरने के बाद और क्या क्या कहा, मोदी के नॉमिनेशन के मौके पर बीजेपी ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया, काशी में राजनीति और आस्था का संगम कैसे दिखाई दिया, वाराणसी से मोदी के नॉमिनेशन पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिखाता हूं आज वाराणसी में मोदी के नॉमिनेशन के वक्त काशी का माहौल कैसा था। नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन तो सुबह 11 बजे पुष्य नक्षत्र में होना था, लेकिन पर्चा भरने के मुहूर्त से पहले ही नरेंद्र मोदी मोक्ष की नगरी में, काशी में पूरी तरह आध्यात्म में डूबे नजर आए। क्योंकि आज गंगा सप्तमी है, इस तिथि का काशी में बड़ा महत्व है। श्रद्धालु गंगा मां की पूजा करते हैं, इसलिए मोदी भी आज सबसे पहले मां गंगा के पास गए। दशाश्वमेध घाट पर विधि विधान से गंगा पूजन किया, गंगा की आरती की। दशाश्वमेध घाट ने गंगा आरती करने के बाद मोदी काल भैरव से आशीर्वाद लेने पहुंचे। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेना जरूरी माना जाता है। काल भैरव को भी भगवान शंकर का ही अंश माना जाता है। मान्यता यह है कि काल भैरव के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ की पूजा पूरी नहीं होती। इसीलिए मोदी ने नॉमिनेशन से पहले काशी के कोतवाल की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। काशी के कोतवाल की अनुमति के बाद नरेंद्र मोदी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, नॉमिनेशन फाइल किया। मोदी के नॉमिनेशन के पहले बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के सभी बड़े नेता वाराणसी पहुंच चुके थे। होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, आरएलडी के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे कई नेता काशी पहुंचे। हालांकि नॉमिनेशन के वक्त सिर्फ 4 लोगों को कलेक्ट्रेट में जाने की परमिशन होती है, इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ और 3 प्रस्तावक ही रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचे। इस बार नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। पंडित गणेश्वर शास्त्री पर्चा भरते वक्त मोदी के बगल में बैठे थे। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में वही मुख्य पुजारी भी थे।
मोदी के दूसरे प्रस्तावक थे बैजनाथ पटेल। बैजनाथ पटेल पिछड़े वर्ग से आते हैं। काशी में संघ के सबसे पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। तीसरे प्रस्तावक थे लालचंद कुशवाहा। लालचंद कुशवाहा भी पिछड़े वर्ग से हैं। और चौथे प्रस्तावक थे संजय सोनकर, जो दलित समाज से हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर करीब 3 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। वहीं 2.5 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी, करीब 2 लाख कुर्मी और 1.25 लाख दलित मतदाता हैं। इसलिए मोदी ने अपने प्रस्तावों का चुनाव बहुत सोच समझकर किया। हालांकि इससे पहले भी 2 चुनाव में मोदी ने प्रस्तावकों का चुनाव करते वक्त सभी वर्गों का ख्याल रखा था। 2014 और 2019 में काशी के डोम राजा से लेकर पंडित छंदूलाल मिश्रा और पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते गिरधर मालवीय तक उनके प्रस्तावक रह चुके हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर गए। रास्ते में जगह जगह समर्थकों का हुजूम था, जो मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। रुद्राक्ष सेंटर में नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी के संवाददाता मीनाक्षी जोशी से बात की। इस इंटरव्यू में मोदी ने कहा, जब भी वो धर्म की बात करते हैं तब लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और एक बड़े वर्ग को दिक्कत हो जाती है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने कहा, अब वो जो कहने जा रहे हैं उसके बाद तो विरोधी दलों के लोग उन पर टूट पड़ेंगे। मोदी ने मीनाक्षी से कहा कि उन्होंने 2014 में कहा था, मैं आया नहीं, बुलाया गया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन अब 10 साल काशी की सेवा करने के बाद उन्हें लगता है कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है, उन्हें अविनाशी काशी की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। मोदी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि उनका मन कहता है कि परमात्मा ने उन्हें एक विशेष काम के लिए भेजा है। भगवान चाहते हैं कि भारत को फिर से उसका पुराना वैभव मिले। ईश्वर ने इस काम के लिए नरेंद्र मोदी को माध्यम बनाया है। मोदी ने कहा कि वो इस कार्य को पूरा करके रहेंगे, भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। मुझे क्षमा करे देशवासी, मैं जो कहने जा रहा हूं वो जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही गुस्से वाली बात हो जाएगी। हो सकता है वो मेरा आने वाले 10 दिन तक मेरी धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि एक शरीर या कोई एक नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है जी। फिर मुझे लगता है कि फिर क्यों करता है। तो मैं जिस ईश्वर को आप देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, मैं अब कन्विंस हो चुका हूं, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मैं कन्विंस है, मेरा व्यक्तिगत कन्विक्शन है कि शायद परमात्मा ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने ही मुझे ये हजारों साल की गुलामी से मेरा देश जो निकला है वो अब सच्चे अर्थ में समृद्धि की तरफ जाए, जैसा एक कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेरा देश फिर से एक बार ऐसा बने। शायद ऐसे ही किसी काम के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, ऐसा मैं मानता हूं। शरीर का जन्म तो कहीं होता है तो हुआ होगा। इसके बाद मोदी ने विरोधियों, खासकर कांग्रेस के नेताओं को करारा जवाब दिया। मोदी ने एक बड़ी बात कही, कहा कि ये लोग मोदी के जन्म से पहले से ही उनसे नफरत करते हैं और मोदी के जाने के बाद भी कई पीढ़ियों तक नफरत को पालते रहेंगे। मोदी ने बात कम शब्दों में कही, नपे तुले शब्दों में कही, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग उन्हें तानाशाह कहते हैं वो असल में मोदी को नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को गाली देते हैं, जिन्होंने उन्हें वोट देकर 12 साल तक मुख्यमंत्री और 10 साल से प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। वो नफरत तो शायद मेरे जन्म से पहले करते आए हैं और जब तक सार्वजनिक जीवन में हूं वो शायद शब्दों में नफरत व्यक्त करेंगे, लेकिन नफरत वो पालते ही रहेंगे शायद,
और वो भी आने वाली कई पीढ़ियों तक नफरत पालते रहेंगे। आपने क्योंकि अपने पिछले वक्तव्य में कहा शहजादे, वो शहजादे हैं और वो आपको कहते हैं तानाशाह। शायद वो उनके डिक्शनरी में है, यही मुख्य शब्द है और इसलिए जब वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तब वो इस देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, वे इस देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। क्या भारत के मतदाता ऐसे हैं कि किसी तानाशाह को देश दे दे? भारत के मतदाता इतने समझदार हैं कि तानाशाही का एक कृत्य इस देश में 1975 में हुआ तो 2 साल के भीतर भीतर इस देश ने उस तानाशाही को उखाड़ करके फेंक दिया। भारत के लोगों के रगों में लोकतंत्र है और इसलिए कोई कहें कि भारत की जनता ऐसी अबूझ है कि वो डिक्टेटरों को चुनती है, तो ये भाषा मोदी को गाली नहीं है, ये देश के कोटि कोटि मतदाताओं को गाली है। और दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार रिकॉर्ड मेजोरिटी से लंबे काल तक इस देश के एक महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार 10 साल के देश की जनता उसको चुनाव में जीता रही है, इसका मतलब कि आप मोदी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भारत के लोगों की समझदारी का अपमान कर रहे हैं, भारत का लोगों का लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट है उसका अपमान कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि मोदी ने यह क्यों कहा कि कांग्रेस के नेता उनके जन्म से पहले से ही उनसे नफरत करते हैं और मोदी के दुनिया से जाने के बाद कई पीढ़ियों तक इसी नफरत को पालते रहेंगे। असल में मोदी का इशारा पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति कांग्रेस के रवैये की तरफ था। मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस पीढ़ियों से पिछड़े वर्ग से नफरत करती रही है और कांग्रेस की आने वाली पीढ़ियां ओबीसी वर्ग के लोगों से इसी तरह की नफरत करती रहेंगी। मोदी तो सिर्फ एक सिंबल है। हो सकता है विपक्ष कल को इस बात पर भी सवाल उठाए कि मोदी ने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया। इसीलिए मोदी ने कहा वो जो कहने जा रहे हैं उस पर लेफ्ट का इकोसिस्टम उनकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है, मोदी जिस तरह बिना रुके बिना थके लगातार काम करते हैं, जिस तरह के बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, वो काम कोई साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। ये सब आध्यात्मिक बल, सनातन की शक्ति, ईश्वर की कृपा और जनता के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन विरोधी दलों के नेता कहते हैं कि मोदी की बातें हवा हवाई हैं, वो जनता को बहलाते हैं, उनका गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सिर्फ अमीरों के बारे में सोचते हैं और सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं। आज अमेठी में प्रियंका गांधी ने यही बातें कही। प्रियंका ने कहा अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा जीतेंगे। जगदीशपुर, तिलोई और गौरीगंज असेंबली एरियाज में 7 जगह प्रियंका ने पब्लिक मीटिंग्स की। हर सभा में प्रियंका ने अमेठी के साथ अपने परिवार के रिश्तों की याद दिलाई। राजीव गांधी के वक्त हुए कामों को गिनाया और फिर नरेंद्र मोदी पर हमला किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी जनता से दूर हो गए हैं, दूर से रोड शो करके लोगों को दर्शन देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ से मोदी का कोई सरोकार नहीं। अरे मोदी जी जब किसानों के बीच में कभी गए ही नहीं हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब किसी एक गरीब के घर में घुसे ही तक नहीं हैं, मोदी जी को देखते हैं ऐसा साफ सुथरा कुर्ता तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर 10 मिनट बदलते होंगे या फिर कुछ करते नहीं हैं। मेरे पिताजी घर आते थे और दाग भरे रहते थे, धूल सर पर धूल, मुंह पे धूल, घबराहट हो जाती थी देख के। इधर इधर तक उनके हाथ
पे निशान होते थे, दाग होते थे, लोग यूं यूं पकड़ के उनसे मिलना चाहते थे, नाखून के निशान होते थे। और ये आपके प्रधानमंत्री, ऐसी चमक है चेहरे पे कि महिलाएं जी, अगर हमको भी पता चल जाए ना कि क्या लगा रहे तो हम सब भी लगाना शुरू करें, हम भी चमके उनकी तरह। तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे, सिर्फ सेठों के साथ दिखते हैं। इसके बाद प्रियंका ने मोदी के भाषणों का जिक्र किया, कहा कि इस चुनाव में मोदी अपने काम के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी से पहले का कोई प्रधानमंत्री इस लेवल तक नहीं गया। आजकल मैं देखती हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी कह रहे हैं कि सावधान रहो, अब और हंसोगी सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी वाले एक्सरे की मशीन लाएंगे तुम्हारे घरों में, और वो एक्सरे की मशीन तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने को खोज लेगी, और कांग्रेस वाले उसको चुरा के किसी और को दे देंगे। एक जगह तो गुजरात में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चोरी हो जाएगी, और अगर 2 घर हैं तो ये कांग्रेस वाले एक घर ले लेंगे, और अगर 2 भैंस हैं तो एक भैंस चोरी करके कांग्रेस वाले ले जाएंगे। ये बातें हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब हम लोग, तुमसे छोटी थी मैं, जब मेरे पिताजी ने मुझे भेजा यहाँ प्रचार करने के लिए, तो मैंने पिताजी से पूछा कि भाई क्या कहूँ मैं जनता को? तो उन्होंने किसी भैंस की बात नहीं की, उन्होंने कहा जनता को ये सुनाओ कि हमने क्या काम किए हैं, और समझाओ कि अगर हमें वोट मिलेगा तो हम और भी काम करके दिखाएंगे। तो उस समय का प्रधानमंत्री, और सिर्फ राजीव जी नहीं, उनके बाद वाले भी, यहां तक कि मैं कहूंगी कि भाजपा के भी जो वाजपेयी जी थे, वो एक सभ्य इंसान थे। जनता के प्रति उनका आदर भी था, और उनको ये भी समझ थी कि जनता के प्रति कुछ जवाबदेही है, कुछ काम करना है। जनता को आवाज उठानी चाहिए कि ये चुनाव मेरे मुद्दों पे लड़ो। मुझे नहीं सुनना भैंसों के बारे में, मंगलसूत्रों के बारे में, मुझे नहीं सुनना। चुनाव के समय मुझे इन चीजों से मत बहकाओ। मंदिर मस्जिद की बातें चुनाव के समय मत करो। योगी आदित्यनाथ भी आज अमेठी में थे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने मोदी के रोड शो को लेकर उन पर निशाना साधा, तो योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जवाब भी दे दिया। प्रियंका गांधी जिन राजीव गांधी के नाम पर अमेठी में वोट मांग रही हैं, मोदी के काम से राजीव गांधी के काम की तुलना कर रही हैं, इसके बारे में योगी ने कहा, एक प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र काशी की सूरत बदल दी। विकास के इतने काम किए कि लोग 5-5 घंटे तक उन्हें देखने के लिए सड़कों पर खड़े रहे। दूसरी तरफ राजीव गांधी थे जिन्होंने अमेठी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। फिर राहुल गांधी को मौका मिला, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब शहजादे को अमेठी छोड़कर भागना पड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए काशी वासियों के उत्साह को रोड शो के माध्यम से देखा होगा। जब कोई जनप्रतिनिधि इस रूप में कार्य करता है तो राष्ट्र नायक के रूप में जनता जनार्दन ऐसे ही सेवा करती है जैसे काशी वासियों ने कल प्रधानमंत्री मोदी जी का किया है। काशी वासी इसलिए भूत हैं क्योंकि काशी को एक नई काशी बनाने, जो व्यक्ति 10 वर्ष पहले काशी गया होगा आज काशी जाएगा तो काशी को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ तो अलग है। आज अगर आपको देखना हो काशी में जाकर के देखिए, मोदी जी ने 10 वर्ष में करके दिखा दिया कि काशी कैसे होनी चाहिए।
संसदीय क्षेत्र कैसे होना चाहिए, और जैसे काशी के लिए किया ऐसे देश के लिए मोदी जी ने किया। एक प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने काशी को चमका के रख दिया। और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था, क्या दिया अमेठी को? जिला मुख्यालय तक नहीं दिया। प्रियंका ने अपनी हर पब्लिक मीटिंग में अमेठी के लोगों को यह याद दिलाया कि पिछली बार उन्होंने राहुल को हराया था, लेकिन इससे क्या हासिल हुआ। प्रियंका ने कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों की सेवा के लिए नहीं, बल्कि उनका मकसद तो राहुल को हराकर अपनी राजनीति चमकाना था। झूठ बोलकर स्मृति अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन इससे नुकसान अमेठी के लोगों का हुआ। इसलिए अमेठी के लोग इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। आपकी जो सांसद हैं वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई। क्या था मकसद उनका, कौन बताएगा? राहुल जी को हराना। उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी, यही मकसद था। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम झूठ फैलाए। हमने आपके लिए वो समूह की परियोजना शुरू की थी, महिलाओं के लिए, बहुत महिलाएं उसमें थी। उन्होंने कहा हम उसके जरिए आपसे जमीन लूट रहे हैं। सारा पूरे देश में फैला लिया कि हम जमीन लूटने के लिए ये परियोजना बनाई। तो अब जितनी भी महिलाओं को लाभ हो रहा था उन परियोजना के होने से, बंद हो गया। परियोजना ही आस्ते बंद करनी पड़ी, तमाम केस डाल दिए उन पे। उनका मकसद हमेशा से नकारात्मक रहा है, कोई सकारात्मक मकसद नहीं रहा। तो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके प्रति श्रद्धा थी, या आपके साथ एक रिश्ता था, या फिर आपका विकास कराना था। वो तो यहाँ इसलिए ही आई अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए। बस मकसद पूरा हो गया, पिछले चुनाव में भैया हार गए, तो फिर विकास, काम, सबका नामो निशान नहीं। सिर्फ जब टीवी वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तब आती हैं सामने, और फिर भी झूठ फैलाती हैं। इस मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है। योगी ने कहा पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी इतनी बार अमेठी आई हैं, उन्होंने इतना काम किया है जितना गांधी परिवार के सारे सांसदों ने मिलकर नहीं किया। यहां से कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप सोचो क्या कर पाएंगे वो? कुछ बस का ही नहीं, उनके बस का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ठीक बात है, घूम रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन कोई विजन अपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आपके पास प्रत्याशी बनाकर के पुनः भेजा है। स्मृति जी 5 साल में जितनी बार यहां पर अमेठी में आई है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। अमेठी की सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसीलिए प्रियंका गांधी यहां लगातार कैंपेन कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल अमेठी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा भी अमेठी में थे। क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना बेहतर समझा। अमेठी में कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। प्रियंका उनके लिए कैंपेन कर रही हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ड्यूटी अमेठी में लगा दी गई है। उनकी टीम अमेठी में परमानेंटली डेरा डालकर बैठी है। इसके बाद भी कांग्रेस नेताओं को डाउट है कि अमेठी में चुनाव जीतना मुश्किल होगा। रायबरेली भी उन्हें सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए प्रियंका गांधी का फोकस फिलहाल रायबरेली पर ज्यादा है, राहुल की सीट पर ज्यादा है।
अमेठी वो आती जाती रहती हैं, लेकिन रायबरेली में उन्होंने परमानेंटली डेरा डाल लिया है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ड्यूटी वहां लगाई गई है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि राहुल को वायनाड में हार का डर है, इसलिए वोटिंग के बाद भागकर रायबरेली आए। रायबरेली में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। आज दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को नकली गांधी बता दिया। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये लोग गांधी सरनेम सिर्फ वोट के चक्कर में लगाते हैं। राहुल, प्रियंका अपनी रैलियों में नेहरू, इंदिरा, राजीव का नाम तो लेते हैं, उनकी विरासत की बात तो करते हैं, लेकिन रायबरेली के पहले सांसद अपने दादा फिरोज का नाम लेने से कतराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के आगे खान लगा हुआ था। अगर पूरा देश जानता है असली गांधी का नाम महात्मा गांधी, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन इनका गांधी सरनेम ये महात्मा गांधी से अपने को जोड़ कर लगाते हैं, तो असली महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, तो नकली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पूरी भारतीय संस्कार संस्कृति में अगर जिससे शादी हो जाती है तो हमारा गोत्र और हमारा सब कुछ उसी के नाम से हो जाता है। तो अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी ने वाड्रा से शादी किया, तो फिर तो प्रियंका वाड्रा हो गई ना, फिर प्रियंका गांधी कैसे हो गई? तो हर जगह इन लोगों ने वोट के लिए अपने बच्चों का नाम मुस्लिम समाज से मिलते जुलते नामों के रूप में रखा। रेयान वाड्रा, हमारे यहाँ तो नहीं, रेयान हिंदू तो कोई नहीं रखता, तो प्रियंका वाड्रा तो ठीक बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों रखा जाता है सिर्फ वोट के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 53 साल की उम्र हो गई, ये अपने 53 साल की आयु में इन्होंने देश को क्या दिया, रायबरेली को क्या दिया, इस पर वोट मांगे ना। मांगते हैं किसके नाम पर वोट? अकेले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हैं जो शहादत के बदले वोट मांगते हैं। इस समय कटोरा लेकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पूरे देश में शहादत के बदले वोट मांगते हैं। निसंदेह ऐसा कोई बेटा, ऐसी कोई बेटी नहीं हो सकती जो अपने बाप की शहादत की कीमत वोट के रूप में मांगे। सबका नाम ले लेती हैं, मोतीलाल नेहरू का ले लेती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का ले लेती हैं, इंदिरा गांधी जी का ले लेती हैं, तो अपने दादा फिरोज खान का एक दिन नाम ले लें। रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज के कब्रिस्तान में दादा की भी समाधि है। बताओ, ये दोनों पोते पोती फूल चढ़ाने कभी गए? जो अपने दादा का नहीं हो सकता और रायबरेली वासियों कैसे हो जाएगा? अगर दादा के नाम पर वोट नहीं मिलता तो दादा का नाम नहीं लेते, जबकि दादा ही महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा हैं। रायबरेली जनपद के पहले सांसद का नाम फिरोज गांधी है, फिरोज खान है, तो अपने दादा का नाम क्यों नहीं लेती? अगर दादा के नाम पर वोट न मिले तो दादा ही होने से इनकार कर दे, ऐसा व्यक्तित्व तो भारतीय संस्कार संस्कृति में इन दो बच्चों के अलावा कोई नहीं हो सकता। दिनेश प्रताप सिंह की बात तो सही है कि राहुल गांधी के लिए कैंपेन करते वक्त प्रियंका गांधी ज्यादातर खानदानी विरासत की बात करती हैं, रायबरेली के साथ परिवार के पुराने रिश्तों की दुहाई देती हैं। कल राहुल ने भी रायबरेली में कहा था कि उनके परिवार का रायबरेली से रिश्ता 100 साल पुराना है। और आज शाम को राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया। राहुल और सोनिया इस वीडियो में अमेठी और रायबरेली से अपने पारिवारिक जुड़ाव की चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनके परिवार ने अमेठी, रायबरेली क्या 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 किया, किस तरह ये दोनों इलाके उनके परिवार के साथ पीढ़ियों से जुड़े रहे हैं। इस वीडियो में नेहरू, इंदिरा, राजीव की बात तो हो रही है। पहली बार फिरोज गांधी के रायबरेली से रिश्ते के बारे में भी सोनिया राहुल को बताते हुए नजर आई। कांग्रेस के लिए यूपी में इस बार अस्तित्व बचाने का चुनाव है। 2014 के चुनाव में सिर्फ अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए, सिर्फ सोनिया गांधी रायबरेली से जीती। यानी 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट रह गई। इस बार सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही। रायबरेली से राहुल मैदान में हैं, अमेठी से उनके परिवार के एक सहयोगी केएल शर्मा लड़ रहे हैं।
अगर ये दोनों सीटें खतरे में पड़ी तो यूपी कांग्रेस मुक्त हो जाएगी और बीजेपी इसी लक्ष्य को लेकर चल रही है और गांधी नेहरू परिवार इस बात को लेकर परेशान है। इसीलिए अब चुनाव के दौरान इमोशनल बातें हो रही हैं, विरासत और खानदानी रिश्तों का जिक्र बार बार किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी को उम्मीद है कि यूपी में अखिलेश यादव का साथ मिलने से कांग्रेस को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी। आज अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ झांसी में जॉइंट पब्लिक मीटिंग की। अखिलेश ने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। झांसी में राहुल गांधी ने वही बातें की जो हमेशा कहते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से राहुल के भाषण में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब शहजादे अडानी अंबानी के नाम की माला नहीं जप रहे, उन्होंने पूछा क्या कोई डील हो गई है। इसके बाद से राहुल एक बार फिर अडानी का नाम लेने लगे हैं। क्योंकि झांसी में मोदी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था, मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, इसीलिए इसी प्रोजेक्ट को इशू बनाकर राहुल ने मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा कि मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद अडानी को जमीन देकर फायदा पहुंचाना था। भाई और बहनों, यहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ली गई। आपको वायदा किया गया था कि यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। हुई नहीं। अडानी जैसे लोगों को जमीन दी, मगर यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की। आपका यहां पे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेवकूफ बनाया है। ये सच्चाई है भाई और बहनों। टेम्पो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग। एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवे बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, 22 अरबपतियों को दे दिया। आपको क्या मिला? हिंदुस्तान के युवाओं को क्या मिला? मुझे बताओ। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार धोखेबाज है, मोदी के सारे वादे झूठे हैं, जनता की हकीकत समझ गई है, इसलिए अब यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी। बुंदेलखंड में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर आपको धोखा दिया इन्होंने। जहां ये लोग कह रहे थे बम बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, बताओ इन्होंने सुतली वाला बम भी बनाया हो तो बता दो आप। बताओ बुंदेलखंड को धोखा दिया कि नहीं दिया? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? इसलिए ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। और इधर मैं जब झांसी आया हूं, दिल्ली वालों की बड़ी बड़ी होर्डिंग मैंने देखी, दिल्ली वालों की, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं दिल्ली वाले, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। बताओ ये दिल्ली वालों का, बीजेपी वालों का झांसी वाला इंजन खटारा है कि नहीं है? बताओ इस खटारे इंजन को बदलोगे? अखिलेश यादव और राहुल गांधी भले ही दावा कर रहे हों कि बुंदेलखंड में इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में असेंबली इलेक्शन के वक्त भी अखिलेश ने यही दावा किया था। लेकिन तब बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास गई। झांसी लोकसभा सीट पर जो 5 असेंबली सीटें हैं, वो सभी सीटें एनडीए के खाते में गई। 4 पर बीजेपी जीती और 1 पर अपना दल का उम्मीदवार विजयी हुआ। यह सही है कि झांसी लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से 9 बार जीत चुका है, लेकिन 1977 में पहली बार जनता पार्टी की कैंडिडेट सुशीला नैयर जीती। फिर 1989 से लेकर 2004 तक इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई। 2009 में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य जीते, लेकिन 2014 और 2019 में यहां से वो लगातार
हार गए। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, इसलिए अखिलेश को लगता है कि इस बार वो बाजी पलट सकते हैं। आज अखिलेश यादव ने तो भविष्यवाणी कर दी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी 140 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और ये बड़ी बात होगी। जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। अखिलेश यादव की भविष्यवाणी है बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन केजरीवाल को लगता है कि 140 तो नहीं, एनडीए को 230 सीटों पर मिल जाएंगी, लेकिन मोदी की सरकार नहीं बनेगी। शराब घोटाले के केस में चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने के बाद आज केजरीवाल पहली बार दिल्ली से बाहर निकले। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए रोड शो किया। इसी रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वो किस आधार पर यह बता रहे हैं कि एनडीए को 230 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं, हार रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है। और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती दोस्तों। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमपी संजय राउत का प्रेडिक्शन अखिलेश यादव से मिलता जुलता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें भी नहीं जीत पाएगी जितनी राहुल गांधी की उम्र है। इशू को लेकर जब संजय राउत से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे का जितनी उम्र है उससे भी कम उनकी सीट्स आएंगे राहुल गांधी के ऊपर। ये मोदी के टिप्पणी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी अगर 150 पार भी करते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मैंने आपको सीटों को लेकर भविष्यवाणी कर रहे विरोधी दलों के नेताओं की बात सुनवाई। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन सबको जवाब दिया। अमित शाह आज बंगाल में थे। बनगांव की रैली में अमित शाह ने कहा कि 4 फेज के चुनाव के बाद जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। बीजेपी 380 में से 270 सीटें जीत रही है। 4 जून को यह नंबर 400 पार हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी 30 सीटें जीतेगी और उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज ममता बनर्जी भी बनगांव में थी। बनगांव में रैली की तो ममता ने भी बीजेपी और विपक्ष की सीटों को लेकर भविष्यवाणी की। ममता ने कहा जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है वो इस बार 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। ममता ने कहा कि सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। विरोधी दलों के गठबंधन को 295 से 315 तक सीटें मिलेंगी।
এবার যদি জিজ্ঞেস করেন দিদি খবর কি আছে কিছু, আমি বলি হ্যাঁ খবর আছে, জব্বর খবর। খবরটা কি না, তো এবার হাওয়া বদল হচ্ছে। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারেন্টি বদল হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে, 4th পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। অর্থাৎ বলে বেড়াচ্ছে ইসবার 400 পার, আমি বলি ইসবার পগার পার। ইতনা ঝুঠা বলা, এত মিথ্যে কথা বলেছো, এত ঝুমলা বলেছো, এত ভাওতা দিয়েছো, এত মিথ্যে কথা বলেছো, আবার টুপি লাগিয়ে বলছে বাঙালিরা চায় মোদি আসুক। বাঙালিরা কেউ চায় না, তুমি তো কলঙ্ক। बीजेपी की सीटों को लेकर सब दावे कर रहे हैं। ममता, उद्धव, अखिलेश सब बीजेपी की अलग अलग सीटों का नंबर बता रहे हैं, लेकिन ममता को छोड़कर किसी ने यह नहीं बताया कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। केजरीवाल कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में वो अलायंस से बाहर हैं, कांग्रेस के खिलाफ मैदान में हैं, पर पूरे देश में फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। ममता सिर्फ बंगाल में है, यहां भी अलायंस में शामिल नहीं है, वो कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन मोदी को हराने का दावा कर रही हैं। दावे करने में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तो गजब का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखिलेश यूपी में पिछले 4 चुनावों से यही दावा कर रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं। कभी कहते हैं मोदी मठ में जाएंगे, कभी कहते हैं कि योगी मठ में जाएंगे, मोदी हिमालय पर चले जाएंगे, पर चारों बार जीत मोदी और योगी की हुई। इसी तरह राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था हम सरकार बनाएंगे, मोदी हार गए, डर गए, मोदी का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन नतीजे आए तो मोदी पहले से ज्यादा सीटें लेकर चुनाव जीते। इस बार चुनाव नतीजों को लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय राउत या ममता बनर्जी की भविष्यवाणी की हकीकत तो 4 जून को पता चल जाएगी, लेकिन इन सब के बयान सुनकर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी 4 जून से पहले ही सच साबित हो जाएगी। सौरभ शर्मा के साथ इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि देखते जाइए अगले कुछ दिनों में इंडिया अलायंस के लोग दावा करते दिखाई देंगे कि बीजेपी को 100 से भी कम सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने कहा वो जानते हैं कि इस बार जनता ने तय किया कि बीजेपी को 400 पार पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी ने आज अपने आप इस बात को मान लिया कि अरविंद केजरीवाल के घर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई। आज संजय सिंह ने कबूल किया कि कल केजरीवाल के करीबी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी। हालांकि कल स्वाति ने मुख्यमंत्री आवास से खुद पुलिस को फोन करके अपने साथ मारपीट की शिकायत की थी। पुलिस मौके पर पहुंची भी थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने पुलिस को लिखित में कोई शिकायत नहीं दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता इस घटना पर खामोश थे, लेकिन आज अचानक संजय सिंह कैमरे के सामने आए और कहा कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी, वो ड्राइंग रूम में बैठी थी। इसी दौरान केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति के साथ गंभीर बदसलूकी की। हालांकि संजय सिंह ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का संज्ञान लिया है और वो विभव कुमार पर एक्शन लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी।
इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। लेकिन बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि क्रिमिनल केस में महिला के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल एक्शन लेने वाले कौन होते हैं? एक्शन तो पुलिस को लेना है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में आरोपी हैं क्योंकि उन्होंने कल से इस घटना को छुपा कर रखा। अपराध को छुपाना भी अपराध होता है। स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह का जो बयान आया है वो ये बात तो स्पष्ट करता है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, मुख्यमंत्री के घर में हुई है, प्रताड़ना हुई है और विभव कुमार ने की है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? पुलिस क्यों नहीं बुलाई? विभव को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कोई अपराध हो जाएगा उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। एक महिला सांसद को मारा गया, पीटा गया मुख्यमंत्री के घर में। महिला सांसद ने पुलिस को फोन भी किया। संजय सिंह ने यह बताया कि यह घटना सच में हुई है और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया, चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। जबकि फोन कॉल में स्पष्ट तौर पे स्वाति मालीवाल जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा है। तो केजरीवाल तो खुद अपराधी हैं और अब तो उन्होंने इस अपराध को दबाने का भी पाप किया 31 घंटे तक। आज के संजय सिंह के बयान के बाद दो बातें क्लियर हैं। केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ मिसबिहेवियर तो हुआ और कल पुलिस को स्वाति ने ही कॉल किया था, पर दो बातें अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। स्वाति के साथ आखिरकार बदसलूकी क्यों हुई और स्वाति मालीवाल ने पुलिस स्टेशन में जाकर भी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? दो बातें और हैं। केजरीवाल इस मामले में क्या एक्शन लेंगे और क्या पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई कर सकती है? चर्चा इस बात की भी है कि जिस मामले में केजरीवाल उनकी सरकार के मंत्री, पार्टी के प्रवक्ता कल से खामोश थे, स्वाति मालीवाल ने जिस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, अचानक संजय सिंह ने कैमरे के सामने आकर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की बात जग जाहिर क्यों की? अब मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाता हूं। असल में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया है। इस मौके पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो जारी किया और यह बताया कि 1 साल के दौरान भारत में उनका अनुभव कैसा रहा, उन्हें भारत कैसा लगा, यहां की कड़क चाय और छोले भटूरे के वो कैसे दीवाने हो गए। इस वीडियो में एरिक गारसेटी ने यह बताया कि पिछले 1 साल में भारत और अमेरिका ने समंदर से लेकर सेक्टर तक कई समझौते किए। दोनों देशों के बीच व्यापार 200 अरब डॉलर पहुंच गया। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने 2023 में रिकॉर्ड मिलिट्री एक्सरसाइज किए। आज अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारत की इसरो मिलकर एक सैटेलाइट बना रहे हैं जो इसी साल लॉन्च होगा। दोनों देशों के साइंटिस्ट मिलकर डेंगू और मलेरिया की वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका के राजदूत ने कहा कि पिछले 1 साल में उन्होंने भारत के 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का दौरा किया। गारसेटी ने इस वीडियो में भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की भी दिल खोलकर तारीफ की। Hi, I'm Eric, the United States Ambassador to India, and today marks the 1-year anniversary of my time as U.S. Ambassador to this great country. I never dreamed I'd have the honor and privilege of representing my country here in India. But what a year it's been. Arguably, over the last 76 years, maybe 2023 was the most productive year in our entire history, with lots of agreements, lots of paperwork, lots of desi karak chai, and lots of accomplishments. So come with me, and let's walk through the year in review. Over the last 12 months, I visited over 22 states and union territories, from Vaga to Kanyakumari, from Mumbai to Kohima, where I picked up some amazing friends, gotten some incredible gifts, and, of course, eaten some great food. Hey, that's my toilet. And it was a banner year for trade.
We reduced tariffs and had nearly $200 billion of trade between the United States and India. That's a lot of almonds for a lot of mangoes. Oh, I gotta pay? No problem. UPI Gazav hai. To promote peace and increase interoperability, we had a record number of military exercises last year. Not those kind of military exercises, but good work, Marines. Now drop it, give me 10. Yes, sir! From the seabed to the stars, the United States-India relationship is reaching new heights, including all the way to space, where this past year we made huge strides in NISAR, the first satellite that NASA and ISRO are making together that will blast off later this year. So that, young babies like Tigan here will enjoy a future in which he, sure, is crying now, but one day will be happy when we put him in space. And we're doing our part right here, whether it's expanding climate resilience and climate solutions through 10,000 new electric buses we're helping finance, or whether it's the largest solar manufacturing plant ever put in southern India with US help. We're making sure we walk the green walk, not just the green talk. ठीक बोला? बिल्कुल सही पकड़े सर, तो लीजिए प्लांट लगाते हैं। अच्छा. And then there's our historic health partnership, where brilliant people in India and the United States are working together to come up with new vaccines for things like dengue, malaria, and whatever that was. Don't worry, felt like a bee sting. And with visas, we got the job done. For Poonam, for Suparna, for Ravi, and so many others, we reduced wait time by 75%, increased the number of visas by 60%, and made Indians the #1 source of students from anywhere in the world, resulting in 1.4 million visas processed last year. Good work, team. This past year, I've fallen in love with cricket, and we're very proud to have announced this past year that cricket will become an Olympic sport in America at the LA 28 Games. Oh! Hey, can somebody fix that window? Moving forward together. This wasn't a new peak. This is a new foundation for the work between Indians and Americans in the future. If we did this much in 1 year, I can't wait to see what's next. I'll do this one on my own. You know what's between you and I and the keyboard? Nothing. And when it comes to the United States and India, there's nothing holding us back. Hope nobody's stolen my chole bhature. अमेरिका के राजदूत का ये इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर अपनी बात कहने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। गारसेटी को भारत के लोग की मेहमान नवाजी, भारत के आम, यहाँ के छोले भटूरे और यहाँ की कड़क मसाला चाय बहुत पसंद आई। अमेरिका के राजदूत का ये वीडियो भारत की विरासत और विकास के संगम का सबूत है, भारत और अमेरिका की दोस्ती का एक सिंबल है, और चूंकि ये वीडियो उनका अपना है, इसलिए भारत के लिए और भी बड़ी बात है।